हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज़, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और गाइज़, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पर आप सर्च कीजिए स्टडी विथ रितेश और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और आपको कुछ नोट्स जो है प्रोवाइड करवाता हूँ, है ना। और टेस्ट भी जो है आपका टेलीग्राम पे होता है, तो जल्दी से जाइए और स्टडी विथ रितेश चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैक्ड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है CaOCl2, दूसरा ऑप्शन है CaO, तीसरा ऑप्शन है CaOH2, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, ये आज की इस क्लास में मैं आप लोगों का टेस्ट पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। यानी ये पेपर मैंने आप लोग को एज ए टेस्ट के रूप में दिया हुआ था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत ही कम मार्क्स आए, तो मुझे लगा कि इस टेस्ट पेपर को एनालिसिस करना चाहिए, यानी इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है 7 प्लस बहुत कम ही लोग स्कोर किए हैं। ठीक है, यानी 7 प्लस बहुत ही कम लोगों का सही है क्वेश्चन। तो जिन लोगों का भी सही भी है वो भी इस वीडियो को देखें, वो भी इस क्लास को कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, है ना। यानी इस वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर पहले। चलिए, वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो देखिए, बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOH2 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसका नाम क्या हुआ? तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, ये तो बुझा हुआ चूना हो गया। कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लेता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो CaOCl2, यानी CaOCl2, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, तो इसे भी आप लोग रट लीजिएगा। अब देखिए, CaO है, ये क्या है? तो ये मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये मेरा क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसे हम लोग गाइज क्विक लाइम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलिएगा आप लोग? CaO। समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है, क्या होती है? वेबर, टेस्ला, हेनरी, कूलम। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आई होप किसी भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए जी, सभी विद्यार्थी बताएंगे। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए वेबर दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो वेबर होती है। अब बात कर लें हम लोग कि भैया चुंबकीय फ्लक्स जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो बताइए आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक अदिश राशि है ना, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, कभी कभी इसका वीमा यानी डायमेंशन के बारे में पूछ लिया जाता है आपके परीक्षा में कि चुंबकीय फ्लक्स की डायमेंशन यानी वीमा क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी वीमा होती है ml का पावर 2 t का पावर -2 a का पावर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लें टेस्ला की। तो भैया टेस्ला जो है वो भी SI यूनिट है, किसका है? तो टेस्ला SI यूनिट है किसका? चुंबकीय प्रेरण का, है ना, यानी चुंबकीय प्रेरण है ना। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का आपसे SI यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा।
और देखिए इसका CGS में क्या होता है, इसका CGS मात्रक क्या होता है, तो ये भी याद कर लेना। चलिए इसका CGS मात्रक क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। तो इसका CGS मात्रक होता है गाइस गाउस, ठीक है, गाउस, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। देखिए टेस्ला अभी मैं बताया SI यूनिट है किसकी, तो चुंबकीय प्रेरण की यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है। और आपसे यदि CGS में इसका मात्रक पूछे कि CGS में यानी चुंबकीय प्रेरण का CGS मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, गाउस होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं बता दूं हेनरी जो है ये भी SI यूनिट है, तो ये किसकी है, तो ये है प्रेरकत्व की, है ना, यानी इंडक्टेंस की। समझ में आ गया ना, प्रेरकत्व जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, तो हेनरी होती है, ठीक है। अब बात कर लें कूलाम की, तो कूलाम भी SI यूनिट है, किसकी है, तो ये विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, तो कूलाम है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, तो कूलाम होता है। चलिए वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी लाइक करेंगे वीडियो को। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वी रिमूव एयर फ्रॉम ए बाईसाइकिल टायर इट्स टेम्परेचर, यानी जब साइकिल के टायर से हवा निकालते हैं तो इसका तापमान बताइएगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान होगा या इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। यानी जब साइकिल के टायर से हवा निकालते हैं तो उसका तापमान यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, घटेगा या फिर समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी घटेगा दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी साइकिल के टायर से आप लोग हवा निकालते हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे हैव टू बी जनरेटेड, यानी एक्स किरणों का उत्पन्न होना है। तो बताइए एक्स किरणों का उत्पन्न होना है यानी किस सिद्धांत से होना है या किस प्रक्रिया से होना है ना। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा के विकिरित ऊर्जा में संरक्षण की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान में ऊर्जा में संरक्षण की प्रक्रिया। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। एक्स किरणों का उत्पन्न होना है यानी ये किस प्रक्रिया के तहत होता है, ये किस सिद्धांत के तहत होता है, आपको आंसर में बताना है। चलिए बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है ना। बहुत ही कम लोग जानते होंगे आई थिंक, ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट का गलत हो सकता है। तो देखिए याद कर लेना है आपको कि एक्स किरणों का उत्पन्न जो होना होता है वो किस प्रक्रिया के तहत होता है, तो वो गतिज ऊर्जा के विकिरित ऊर्जा में संरक्षण की प्रक्रिया के तहत होता है ना। चलिए अब बताइएगा, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एक्स किरणें किस प्रकार की विकिरण है, यानी एक्स किरणें किस प्रकार की विकिरण है, एक्स किरण किस प्रकार की, चलिए बताइएगा। एक्स किरण किस प्रकार की विकिरण है, एक्स किरण किस प्रकार की विकिरण है बताना है सभी विद्यार्थियों को। यानी इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एक्सरे, है ना। यानी एक्स किरण किस प्रकार की विकिरण है जी, यानी व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एक्सरे। तो वेरी गुड, ये किस तरह का विकिरण होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। समझ में आ रहा है ना, तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है गाइज कि एक्स किरण किस प्रकार की विकिरण है, तो ये किस प्रकार की विकिरण है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना, यानी ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। चलिए बताइएगा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपके परीक्षा में कि एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज किसने की थी। सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। बहुत ही बार मैं बता चुका हूँ, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए, विदाउट ऑप्शन आप सभी को आंसर देना है। बताइए एक्सरे की खोज किसने की थी। वेरी गुड, किसने की थी जी,
तो रोएंटेंजन ने, है ना, रोएंटेंजन ने की थी, रोएंटेंजन साहब ने एक्सरे की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा गाइज, यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत के ऊपर, है ना, यानी लव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन रहता है कि भैया जेट विमान, है ना, जेट विमान, रॉकेट, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बताइएगा। जेट विमान, रॉकेट किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, सभी विद्यार्थी बताइए, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं जी। वेरी गुड, तो ये किस पे काम करते हैं, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, जेट विमान, रॉकेट जो है, जेट विमान, रॉकेट, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना, यानी द लव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम तथा महत्तम होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर न्यूनतम होता है, कहाँ पर महत्तम होता है, आपको बताना है। पृथ्वी पर, विषुवत रेखा व ध्रुव पर, ऊपर जाने पर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का जो न्यूनतम मान होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो विषुवत रेखा पर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का जो महत्तम मान होता है वो कहाँ पर होता है, ध्रुव पर होता है ना। अब देखिए, विषुवत रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, और ध्रुव को क्या कहते हैं, तो पोल कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होता है, तो वो होता है ऑन द इक्वेटर। और आपसे ये पूछे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होता है, तो ऑन द पोल। समझ में आ रहा है ना। न्यूनतम जो मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का वो कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण का जो महत्तम मान यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कहाँ पर होता है, ध्रुव पर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपके परीक्षा में कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सही मात्रक क्या होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा, सब विद्यार्थी को बताना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सही मात्रक क्या होता है, यानी इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, तो ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। बताइए बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी बोल सकते हो। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है गाइज, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वेरी गुड, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। बहुत ही VVI है, आप लोग इस चीज़ को याद कर लेना। कभी कभी इसका वैल्यू भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, वैल्यू पूछ लेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है, यानी इस तरह से पूछ लेगा आपसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये वैल्यू होता है। SI यूनिट के बारे में पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए अब बताइए। क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड बाई 50%, बाई व्हाट परसेंटेज विल बी द फोर्स डिक्रीजेज, है ना, यानी यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 50% से बढ़ा दी जाए तो बल कितने प्रतिशत से घट जाएगा, है ना। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को जब परसेंटेज पढ़ाया था तो बताया था आप लोग को क्या करना है। सिंपल, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। करना क्या है आपको, तो सबसे पहले ये 50% लिख लेना है। ठीक है, तो 50% मैंने लिख लिया, है ना, यानी 50% है तो आपको 50 लिख लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, तो बट्टा कर देना है। अब देखिए क्या बोला गया है कि 50% से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि 50% से बढ़ा दिया जाता है। देखिए अब इसमें
50% की बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पहले 100% था, अब कितना 50% इसमें बढ़ा दिया गया, तो अब कितना हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 150 हो जाएगा, तो आपको 150 लिख देना है और गुना में 100 कर देना है, बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो मैं काट दूंगा और फिर देखिए अब क्या हो जाएगा, तो 5×3=15 हो जाएगा, यानी 100/3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 33.1/3 कह सकते हो आप लोग, या फिर 33.33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव है, 33.3% है, इसको आप लोग दशमलव कर देना बीच में। ठीक है, 33.3%। समझ में आ रहा है ना, तो ये परसेंटेज मैंने पढ़ाया था चैप्टर, तब तो आप लोग को ये क्लियर किया हुआ था। यदि आपसे यहाँ पर पूछता कि 40% से बढ़ा दिया जाता है तब क्या करते हैं आप लोग, तो देखिए कोई भी चीज़ 100% होती है उसमें 40 ऐड कर दोगे, क्योंकि बढ़ाने का बात कहा गया है ना, इंक्रीज हो जाता है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो पहले तो 100% था, अब भैया मान लो 40% यहाँ पर कहता है कि 40% से बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाता, 100% में 40% को ऐड कर देते तो कितना हो जाता है, 140 हो जाता है। इसी तरह मैंने 50, फिर से मैं समझा देता हूँ, 50% से बढ़ा दिया जाए कहा गया है, तो सबसे पहले तो जितना परसेंटेज दिया है उतना लिख लेना है, फिर बटा कर देना है। 50% से बढ़ा दिया जाए कहता है, तो 100 + 50 कर देंगे तो 150 हो जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा, बस सॉल्व कर लो। 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज ए यूनिट, यानी आपसे पूछा गया है सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का एसआई मात्रक क्या होता है ना, यानी आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का एसआई यूनिट बताना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन पर केल्विन पर मोल, दूसरा ऑप्शन है जूल पर केल्विन पर मोल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मोल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल होता है ना। यदि आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता कि सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का वैल्यू क्या होता है, तब आंसर क्या करते हैं आप लोग बताइए। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू कितना होता है, तो क्या आप लोग आंसर करते, बताइए कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मान कितना होता है जी। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 8.314 है ना, यही होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था, ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाइल दैट ऑफ ए लिक्विड, यानी गैस की साम्यता ताप बढ़ाने से बढ़ती है जबकि द्रव की बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, ये इनमें से कोई नहीं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, गैस की साम्यता ताप बढ़ाने से बढ़ती है जबकि द्रव की साम्यता ताप बढ़ाने से घटती है ना, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 20 सेकेंड इफ द वैल्यू ऑफ द फोर्स चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज 20 न्यूटन्स देन द वैल्यू ऑफ द वर्क डन विल बी, यानी कोई पिंड 20 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, यदि वस्तु पर आरोपित बल का मान 20 न्यूटन हो तो किया गया कार्य का मान होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर W निकालना है आपको, W यानी वर्क है ना, तो वर्क बराबर क्या होता है, यानी देखिए क्वेश्चन में भी आप लोग को दिया हुआ है, तो पूछा यह गया है कि देखिए किसी वस्तु पर जो है बल 20 न्यूटन का लगता है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसका मान क्या होगा, है ना, यानी वर्क डन निकालना है आपको। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा F × S। ठीक है, देखिए F
गुने एस गुने कॉस थीटा। ठीक है, अब बस इतना याद होगा आपको फॉर्मूला, तब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब देखिए यहाँ पर W क्या है, तो W मेरा वर्क डन है, कार्य है। F क्या है, तो F मेरा फोर्स है। S क्या है, S मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यानी वो कितनी दूरी तय करता है, तो 15 मीटर की दूरी तय करता है। अब कॉस थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह क्या वैल्यू लेना होगा आपको, तो 0 डिग्री लेना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में थीटा जो है 0 डिग्री लेना होगा। क्यों लेना होगा, तो देखिए अब होता क्या है कि ये 15 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 15 मीटर की दूरी तय करता है, और इस पर जो बल लगता है, यानी इस पर जो फोर्स लगता है, वो भी उसी डायरेक्शन में लगता है, यानी वो जिस दिशा में चलता है उसी यानी सेम डायरेक्शन में उस पर फोर्स भी अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, थीटा बराबर 0 ले लेना है। समझ में आ रहा है ना। तो अब बस सॉल्व कीजिए, जैसा कि मैंने क्या बताया था, W बराबर F गुने S कॉस थीटा, है ना। तो अब देखिए F कितना दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है ना। और गुने S कितना है, दूरी कितना है, तो 15 मीटर दे रखा है। कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। बस सॉल्व कीजिए, तो कितना आ गया, 300 जूल नहीं आ गया, वर्क आ गया कि नहीं आया, बस सिंपल था। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरियोडिसिटी ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर। अच्छा, यहाँ पर एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पर ये हटा दीजिए, डज नॉट हटा दीजिए। क्वेश्चन है द पेरियोडिसिटी ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो बताइएगा लोलक का जो आवर्तकाल है किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, तापक्रम के ऊपर, या समय के ऊपर। यह बताना है आपको, मास के ऊपर डिपेंड करता है, या लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, या समय के ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से बताइए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता भी चुका हूँ। चलिए बताइए आंसर। तो वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, लोलक का जो आवर्तकाल है ना, वो किस पर निर्भर करता है, तो वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G। अब खुद ही देखिए इसमें कि जो लोलक का आवर्तकाल है, आवर्तकाल बराबर मैंने इतना फॉर्मूला लिख दिया है, तो सब आप लोग जानते ही हो। तो अब बताइए किसके ऊपर निर्भर करेगा, मास के यानी द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा। जी नहीं, द्रव्यमान तो है ही नहीं इसमें, है ना, तो इस पर तो ये डिपेंड करेगा ही नहीं। तापक्रम के ऊपर डिपेंड करेगा, जी कहीं नहीं लिखा, टेम्परेचर तो है ही नहीं, समय भी नहीं है ना। तो देखिए लंबाई के ऊपर यानी लेंथ जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो ये लेंथ के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भी देता हूँ इससे संबंधित, है ना। कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएंगे कि सरल लोलक में लोलक की लंबाई का भार बढ़ाने से उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। और कभी पूछ लेगा अगर सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले करवा भी चुका हूँ। ठीक है जी, अब यानी जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो आप लोग वीडियो देखिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी देता रहता हूँ। ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। चलिए, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर देना।